खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। यूपी उपचुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। रिजल्ट से पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनतंत्र टीवी को खास इंटरव्यू दिया और सूबे के सियासी समीकरण पर अपनी बेबाक राय रखी। देखिए। सियासत की एक ऐसी शख्सियत जो अपने उसूलों और आदर्शों को लेकर जितनी सख्त है, भीतर से उतनी ही भावुक। वो शख्स जो मंच अगर सियासत का हो तो शेर की तरह दहाड़ता है और बात अगर आम लोगों की तकलीफों से जुड़ी हो तो पूरी शिद्दत से मदद के लिए आगे आता है। चाय की दुकान से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तक का सफर तय करने वाली इस शख्सियत का नाम है केशव प्रसाद मौर्य। जनतंत्र पर आज इनका सबसे धारदार, शानदार और जानदार इंटरव्यू दिखाने से पहले हम आपको इनके जीवन के कुछ उन पहलुओं से अवगत कराएंगे जिन्हें शायद कम लोग जानते होंगे। प्रयागराज के करीब कौशांबी जिले का सिराथू गांव, जहां केशव प्रसाद मौर्य का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। जब परिवार पालने के लिए पिता की चाय की दुकान में उस वक्त हाथ बटाना शुरू किया, थोड़ा बड़े हुए तो किसानी में भी पिता का साथ दिया, लेकिन हिंदुत्ववादी सोच इन्हें विश्व हिंदू परिषद और संघ के करीब ले गई। गौरक्षा आंदोलन से जुड़े और फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हाथ में मशाल उठा ली। देखते ही देखते केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के सबसे करीब आ गए। इनके जीवन के बहुत से हिस्से और किस्से देश के पीएम नरेंद्र मोदी से प्रेरित नजर आते हैं। कार सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, जेल में बंद कार सेवकों को चाय पानी से लेकर अखबार तक पहुंचाए और अयोध्या के आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कार सेवा से लेकर अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने और फिर राम मंदिर के निर्माण तक की प्रक्रिया में केशव प्रसाद मौर्य का जीवन जुड़ा रहा। वीएचपी का कामकाज संभालते संभालते केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में आए। संगठन के लिए बड़ी मेहनत की। कौशांबी के सियासी इतिहास में वो पहले सांसद थे जो बीजेपी से चुनकर आए। पिछड़ी जाति से आने वाले केशव मौर्य संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। इसे देखते हुए उन्हें यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। परिणाम बेहद सुखद रहे और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने 325 विधायकों के साथ अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर यूपी में सरकार बनाई। उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन प्रयोग यहां भी जारी रहे। शहीदों और मेधावियों के नाम पर सड़कें, सड़कों के निर्माण में नई तकनीक, हर्बल सड़कों का प्रयोग, राज्य में पुलों और सड़कों का जाल, ऐसे तमाम बड़े काम बतौर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खाते में आते हैं। उनके संवेदनशील व्यक्तित्व का सबसे ताजा उदाहरण लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला, जहां केशव मौर्य ने पूरे लॉकडाउन भर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बगैर एक भी दिन रुके हुए कम्युनिटी किचन चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार किया कि कोई भूखा ना सोए। तो आज हम आपको जनतंत्र चैनल पर इस बड़ी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। केशव जी, आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अनुराग जी। पहला प्रश्न राजनीति से, आपको क्या लगता है कि उपचुनाव जो हो रहा है उसमें भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, उपचुनाव में मुझे लगता है कि जो हमारी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार जो सीटें पहले से आकलन किया गया था, जो चुनाव के लिए मतदान होने के बाद जो समीक्षा आ रही, उसमें भी हम 5 से 6 सीटें जीत सकते हैं। एक सीट को लेकर थोड़ी दुविधा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग और जो जनरल जो पंडित होते हैं, राजनीतिक पंडित, कह रहे हैं कि शायद भाजपा को नुकसान होने वाला है। नहीं, देखिए, वो अभी आकलन करना किसी के लिए भी
कुछ भी आकलन कर लेना, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जो विश्लेषण करने वाले हैं कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके हिसाब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तो संगठन के बल पर, सरकार के कामकाज के बल पर, जनता के आशीर्वाद के बल पर हम इस उपचुनाव में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, बड़े अंतर से सफलता प्राप्त करेंगे। हाथरस और बलरामपुर की घटना से तो लग रहा है कि दलित समाज नाराज है। देखिए, हाथरस और बलरामपुर की घटना निश्चित तौर से बहुत दुखद है और ऐसी घटना के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, यह सरकार की सदा मंशा रही, वो कार्रवाई की गई है। लेकिन इसको विपक्ष ने एक प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए तूल देने का काम किया था। लेकिन अब सीबीआई जांच भी कर रही है, एसआईटी की भी जांच रिपोर्ट आ गई है और जो मामला माननीय उच्च न्यायालय की देखरेख में जिसकी जांच होनी है, तो जांच होने के बाद वो सच सामने आएगा। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको लगता नहीं कि चूक हो गई अचानक से रात बिरात उनके बिना जो परिवार वालों की सहमति की लाश जला देना? देखिए, अब जो मामला सीबीआई के पास है, जो एसआईटी के पास है और जो मामला माननीय उच्च न्यायालय की देखरेख में है, मुझे लगता है कि उस जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहिए। गलती किसने की और क्यों की और की कि नहीं की, यह सब मुझे लगता है जांच करने वाली एजेंसी जब उसकी रिपोर्ट दे दे और उस रिपोर्ट के बाद जो दोषी हैं तभी बोलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जितना भी हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई घटनाक्रम ऐसे घटते होंगे जिसके कारण से इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई और जो फीडबैक निकल करके प्रथम दृष्टया आ रहा है उसका एक ही संदेश जा रहा है कि विपक्ष उत्तर प्रदेश का और देश का माहौल बिगाड़ना चाहता। बताया जा रहा है ब्राह्मण नाराज है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे हर जिले में। नहीं, भगवान परशुराम तो सबके हैं और समाजवादी पार्टी लगावे, बहुजन समाज पार्टी लगावे या कोई भी पार्टी लगावे, और ब्राह्मण समाज तो ही नहीं, मैं कहूँगा कि हर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कोई भेदभाव जाति को लेकर के नहीं होता है। हम हर जाति के लिए काम करते हैं, हर जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मान करके जोड़ते हैं। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार भी अच्छा काम कर रही है और संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं शिवपाल यादव, वो तो कहते हैं कि पहले जो काम 100-200 में होता था वो 10-20 हज़ार लग रहे हैं उसमें। हमारी सरकार में उन्होंने खुद कहा कि मेरी सरकार में 100-200 लग जाते। देखिए, श्री शिवपाल जी को अपनी सरकार के बारे में निश्चित तौर से ज्ञान होगा और उनके समय क्या होता था, कैसा होता था। अगर वो इस प्रकार की बात स्वीकार कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी कोशिश है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाना, भ्रष्टाचार के जो दोषी हैं उनको दंड देना और जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सेवा देना। हम ये मानते हैं कि हमने पूरे प्रदेश को पूर्णतया भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर दिया है, लेकिन मुक्त करने का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था। अफसरशाही हावी है, विपक्ष कह रहा है, कार्यकर्ता परेशान है भाजपा के, विधायक बार बार मुखर होकर शिकायत कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता की कुछ परेशानियां हैं जिसको समाधान करने का हर स्तर पर प्रयास होता है। जनप्रतिनिधि चूँकि जनता के प्रति जवाबदेह है, केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हमारे माननीय सांसद हैं, सर्वाधिक हमारे माननीय विधायक हैं और जनता की अपेक्षा है। और इन तीनों के बीच में से कुछ ऐसी बातें आती होंगी, मैं इससे इनकार भी नहीं करता, आती भी हैं, इसको भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रयास यही होता है कि जो समस्या है उसका समाधान करना और समयबद्ध तरीके से समाधान करना। और कहीं कोई अफसर, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर किसी भी प्रकार से कार्यकर्ता की अनदेखी करता है, जनता की अनदेखी करता है या जनप्रतिनिधि की अनदेखी करता है, तो उसकी शिकायत होती तो उसके खिलाफ कदम उठाया जाता है, कार्रवाई की जाती है और की गई है। आप नेता हैं संजय सिंह, वो तो कहते हैं कि एक वर्ग विशेष का राज है, उन्हीं का काम हो रहा है, बाकी सारी जातें परेशान हैं। वो अपना स्पेस बनाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। और संजय सिंह जी 2017 में भी यहाँ पर आकर के चुनाव लड़े थे, 14 में भी मेरे जहाँ तक ध्यान में आ रहा उस समय भी कोशिश किए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और जो दिल्ली जैसे एक छोटे राज्य को जो पार्टी नहीं संभाल पा रही है, वो उत्तर प्रदेश जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में राजनीतिक ज़मीन की तलाश कर रहे हैं और उसके कारण से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो जनता ना सुन सकती है ना उनकी बात को मान सकती है। इसलिए उन पर जब कोई सवाल आता भी है तो मुझे लगता है कि उनको अभी उत्तर प्रदेश में
तो 2-4 साल 10 साल संगठन अपना खड़ा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सीधा वह मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमला करते हैं, प्रधानमंत्री जी पर हमला करते हैं। जिस पार्टी का संगठन अभी बूथों में खोजने से नहीं मिलेगा, और जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश और देश के लगभग हर बूथ तक संगठन खड़ा है, उस पार्टी को चुनौती संजय जी जैसे हम इतना ही कहेंगे कि देने से पहले अपनी ज़मीन तैयार कर ले, तब कोई बात करे तो उचित होता है। बहुजन समाज पार्टी ने कह दिया है कि हम एमएलसी चुनाव में आपका समर्थन कर देंगे, तो क्या कहीं कोई गठजोड़ की संभावना बन रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा के गठबंधन के खिलाफ अभी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी है। हमें लगता है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और विधान परिषद में हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा सीटें जीतने की या जिताने की न सपा की हैसियत है, न बसपा की हैसियत है, न कांग्रेस की हैसियत है। तो भाजपा को तो ऐसी कोई जरूरत, वो बुआ भतीजे की लड़ाई में कभी बुआ कुछ बोलते हैं, भतीजे कुछ बोलते हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद की पर दूसरी बार चुन करके जाने से रोकना था, तो दोनों एक हो गए, एक दूसरे के दुश्मन दोस्त हो गए। लेकिन अब एक बार फिर से दोस्त बनने के बाद फिर दुश्मन हो रहे हैं, और उस आपसी जो कला है, जो एक तरह से महामिलावट वाला जो गठबंधन था, उसके कारण से जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, वह आज भाजपा की बढ़ती हुई ताकत को देख करके विरोधियों में घबराहट है। और घबराहट में चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे अन्य कोई भी दल हो, वो हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन हम जनता की सेवा में लग करके एक बात कहा करते हैं कि 100 में से 60% हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है, और 40% में भी बंटवारा है, उसमें भी हम कुछ लाएंगे, और बाकी सब बांटेंगे आपस में। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा का संकल्प लेकर के यूपी के अंदर और देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश की 130 करोड़ जनता है, उसकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज बिहार के चुनाव का आखिरी दिन था, और एग्जिट पोल सारे महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं। लगभग लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी को बहुत बढ़त है, वहाँ सरकार शायद जो हिसाब, अगर सच्चाई होती है तो आरजेडी की सरकार। मैं देखिए, इस बार चूंकि कोरोना संक्रमित होने के कारण बिहार के चुनाव प्रचार में हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन एग्जिट पोल एक तरफा कोई सर्वे की रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। भाजपा गठबंधन में और महागठबंधन जो तथाकथित रूप से बना हुआ है, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और हमें पूरा भरोसा है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 साल में विकास के काम हुए हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की योजनाओं को गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो देने का काम किया गया, उसके परिणाम स्वरूप मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से बिहार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी, पूरे बहुमत के साथ बनेगी, और नीतीश जी की अगुवाई में बनेगी। कुछ सवाल राजनीति से अलग हैं। आप राम मंदिर से जुड़े रहे हैं, राम मंदिर के लिए आपने बड़ी ही मेहनत करी है, शुरुआत से शायद सारी कार सेवा से लेकर सब में आप शामिल थे, तो क्या उस समय उम्मीद थी कि ऐसे राम मंदिर भव्य बनेगा, या आज कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जब आंदोलन कोई होता है तो एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जब इस आंदोलन का श्री गणेश हुआ था, तो उस समय मंदिर बनाने के लिए नहीं हुआ था। पहली लड़ाई श्री राम जन्मभूमि में रामलला ताले के अंदर बंद थे, तो ताला खोलने का आंदोलन हुआ। फिर ताला खुल गया तो वहाँ पर एक आक्रमणकारी के द्वारा मंदिर को तोड़ करके ढांचा निर्माण किया गया है। उस ढांचे के स्थान पर कोटि कोटि मतलब राम भक्तों के हृदय में वास करने वाले भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के कई कार्यक्रम हुए, कभी शिला पूजन हुआ, तो कभी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, तो फिर कार सेवा का कार्यक्रम हुआ, तो चरण पादुका पूजन का कार्यक्रम हुआ। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से कार सेवकों ने, राम भक्तों ने बलिदान भी दिया इसी एक तरह से उत्तर प्रदेश में, इसी अयोध्या जी में। और यही समाजवादी पार्टी की जब सरकार में श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय गोलियां चलाई गई। लेकिन उन सब के बाद आज जो सुखद परिणाम है, मैं समझता हूँ जिन कार सेवकों का, राम भक्तों का बलिदान हुआ, वह सफल रहा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है। और जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे, वो हैं आज या नहीं हैं, लेकिन जो हैं निश्चित तौर से उनके लिए बहुत ही सुखद है। और जो नहीं हैं, वो जिस भी लोक में बैठे हैं वहाँ से देख रहे होंगे, तो उनको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी, उनका आशीर्वाद राम भक्तों पर बरस रहा होगा। और हमें गर्व है, हमें प्रसन्नता है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार सुनवाई करके श्री राम जन्मभूमि मामले का फैसला सुनाया, जिसमें राम भक्तों की जीत हुई।
अशोक सिंघल जी आपके गुरु थे और बहुत आपका जुड़ाव भी रहा है, अक्सर आपने कहा है। कैसा महसूस करते हैं अशोक सिंघल जी को याद करके, या इस जो जीत जो विजयी हुई है, जो राम मंदिर बना है आज, तो उनकी याद आती होगी तो कैसा होगा? निश्चित तौर से जिस दिन फैसला आया उस दिन तो आंखों से आंसू छलक रहे थे कि पूज्य अशोक सिंघल जी काश आज जीवित होते और जो फैसला सर्वोच्च अदालत ने सुनाया उसको वह अपने सुन पाते। जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा था उस भूमि पूजन का हिस्सा होते। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी सहित तमाम ऐसे अनगिनत हैं, मैं नाम सबके लेने में, लेकिन मैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके संरक्षण में, जिनके प्रेरणा से संगठन का काम करता था, अनेक आंदोलन करने का मुझे एक तरह से कह लीजिए कि जिनके मार्गदर्शन में अनुभव मिला, प्रेरणा मिली, ऐसे अशोक जी को हर समय मैं याद करता हूं। और श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर का शिखर का कलश जब स्थापित हो जाएगा तो मैं समझता हूं श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के साथ साथ पूज्यवर अशोक सिंघल जी को यह देश और यह दुनिया के राम भक्त सदा सम्मान के साथ उनका स्मरण करते रहेंगे। उनके प्रति भी वह एक राम मंदिर के लिए उनका जो योगदान है उसे कभी भुलाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।